नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, इस एनालिसिस को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव देश में हो रहे हैं, इसमें तीसरे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ और पहले दो चरण के मुकाबले इस चरण में बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप 2019 की तुलना में तीसरे चरण को कंपैरिजन करेंगे तो लगभग जितना परसेंट वोट पड़ा था वहाँ तक फिगर चला गया शाम तक, जबकि चुनाव आयोग के फिगर अभी आने बाकी है। और जहाँ विपक्ष पहले दो चरण के बाद कि मतदान कम हुआ, ये मान बैठी है कि वो इस चुनाव को जीत रही है। उनका ये अपना मानना है कि उनके वोटर उन्हें वोट करने के लिए आ रहे हैं, जबकि भाजपा के वोटर नहीं आ रहे। जब चुनाव आयोग ने पहले दो चरण के परसेंटेज को जारी किया तो उसमें ये आंकड़े 65% के पार चले गए दोनों चरणों में। तो लोकसभा चुनाव में 65% अगर वोटिंग होती है तो इसको खराब नहीं माना जा रहा है। विपक्ष जो ये कह रहा है कि वोटिंग कम हो रहा है, इससे हमारे वोटर्स निकल रहे हैं, भाजपा के वोटर नहीं निकल रहे हैं या एनडीए के वोटर नहीं निकल रहे हैं, तो इसको समझना जरूरी है। आप 2019 में जो मतदान हुए थे उससे अभी के मतदान में पहले दो चरण में 4-5% का अंतर है। पहले तीन चरण में 70% और तीसरे चरण में करीब 68.5% मतदान हुए थे। और इस बार के दो चरण में 65 क्रॉस किए हैं। और तीसरे चरण के आंकड़े जब आएंगे तो ये आंकड़े 2019 के आंकड़े से ज़्यादा होंगे, ये क्लियर है। तो ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि वोटिंग कम होने की वजह से इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, तो ऐसा कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश भर में 93 सीटों पर टोटल मतदान हुआ, होना 94 सीटों पर था, लेकिन एक सीट गुजरात में जो सूरत की सीट है जहां कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तो निर्विरोध वो सीट भाजपा ऑलरेडी जीत चुकी है। तो 93 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें थोड़ा समझते हैं इसको, किन किन राज्यों में लोकसभा चुनाव
खत्म हो गए। इसमें तमिलनाडु, केरला, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, आसाम, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पे चुनाव इन 3 चरणों में समाप्त हो गए। पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो भाजपा का कैसा प्रदर्शन था। भाजपा ने 92 सीट में से 72 सीटें जीती थी। अभी 93 सीटों पर हुआ, 2019 में 92 सीट हुए थे तीसरे चरण में, जिसमें भाजपा ने 72 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 7 और अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिली थी। इस बार अगर हम 93 सीटों की बात करें तो भाजपा कम से कम 78 से 80 सीटें जीतेगी निश्चित तौर पे। और इसमें अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात की 26 सीटें जो 2019 में भी भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, 2024 में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा गुजरात से आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जो चाइनीज़ मीडिया इस चुनाव को ऐसा बना रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सीधा प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आप सभी को रवीश कुमार के बारे में अच्छे से पता होगा। रवीश कुमार एक ट्वीट करते हैं, कहीं राम मंदिर का एक होर्डिंग लगा हुआ था कि देखिए देखिए राम मंदिर का ये लगा हुआ है, चुनाव को पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये कहना है रवीश कुमार को, क्या राम मंदिर, राम किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह है क्या? अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, जो पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई लेकर के जाता है। तो उसमें भी कोई आचार संहिता की उल्लंघन होती है क्या? ये भी बताना चाहिए। ये लोग तो सीधे सीधे महागठबंधन और इंडिया अलायंस की सरकार बना दे रहे हैं बिना किसी किंतु परंतु के। और इसके नतीजे 4 जून को आप सभी देखेंगे कि कौन सरकार बना रही है और कितनी मात्रा में संख्या सीटों की आ रही है। ये तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इसमें कहाँ कहाँ मतदान हुआ, कितनी कितनी सीटों पर, ये भी जानना जरूरी है। इसमें यूपी की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, गुजरात की 25 सीटें, चूँकि 1 सीट सूरत ऑलरेडी जीत चुकी है निर्विरोध, कर्नाटका की 14, मध्य प्रदेश की 9, पश्चिम बंगाल की 4, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और द्वीप, इन सभी की 2-2 सीटों पर चुनाव हो गए। अब ये कहा जा रहा है, आप देख रहे होंगे, खासकर यूपी को लेकर ये कहा जा रहा है, आप लगातार
अखिलेश यादव का बयान देखते होंगे, उन्होंने एक नारा दिया पीडीए का। हालांकि आप ओपोजिशन की या ये जो इंडिया गठबंधन है, इनके इसमें शामिल जितने भी दल हैं, वो सारे के सारे दल एक समुदाय को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। हिंदुओं को, सनातन को जितनी गालियां हो सके, इसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। एक के ऊपर एक लोग लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कल ही आपने देखा होगा, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं। उन्होंने क्या बयान दिया राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर बेकार है, उसका स्ट्रक्चर जो है वही बेकार है। अब सोचिए, ये लोग किस प्रकार के हिंदू हैं, किस तरह के सनातन धर्म को मानते हैं और किस हैसियत से अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये देश को सोचने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव का बयान आता है आरक्षण को लेकर कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आपने देखा होगा, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण में से काटकर मुस्लिम को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। आंध्रा में ये कोशिश हो रही है। मतलब ये जितने भी इंडिया अलायंस के दल हैं, इनके दिमाग में क्या सोच है, क्या सोचते हैं ये अगर आप ध्यान से इनकी बातों को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या सोच रखते हैं। मैं लगातार बोलता हूं कि पूरी की पूरी कांग्रेस की सोच लेफ्टिस्ट की सोच हो गई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इससे कोई नकार नहीं सकता। जो व्यक्ति देश के टुकड़े होने की बात लगातार करता था जेएनयू में, कन्हैया कुमार, आज वो कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने रिसेंटली पार्टी को छोड़ा, आप उनके वक्तव्य को देखिए। कांग्रेस पार्टी की सोच स्पष्ट तौर पे दिखाता है, और ये सही बात है कि राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हुए रहते हैं, जिनके कहने से वो चलते हैं, ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि उनका मानसिक विचार किस तरह का है, किस तरह की भाषा वो बोलते हैं। उनके नेता अमेरिका में बैठकर जो राहुल गांधी के विदेश जाने के सारे कार्यक्रम को मैनेज करता है, सेम पित्रोदा, उसने क्या बयान दिया था, ये सभी आप लोग अच्छे से जानते होंगे।
और बाद में इसको राम बनाम शिव करने की कोशिश की जाती है। जो लोग स्पष्ट तौर पे कांग्रेस से निकले उनका स्टैंड क्लियर है कि उनका साफ साफ कहना था कि राम मंदिर का विरोध करना है। सोचिए, जो 140 करोड़ का देश, जो हिंदू धर्म सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं। ये तो इनकी विचारधारा है। और 2019 की बात मैंने की, वोटिंग परसेंटेज का, वही 70 और करीब करीब 67% तीसरे चरण में था। और इस तीसरे चरण में 65% तो आंकड़ा चला ही गया है। चुनाव आयोग के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ये आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। और अभी तक 3 चरणों में जो चुनाव हुए वो टोटल 283 सीट पर अभी तक मतदान हो गए और 260 सीट बाकी। 283 सीट में 2019 में भाजपा 182 सीट जीती थी और बचे हुए 260 सीट जो हैं वो ऐसे प्रदेश हैं जिसमें भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और अगर 2019 के आंकड़े को भी अगर रिपीट करती है तो 260 में 170 से 175 सीट और 283 में से 182 सीट, अगर इन फिगर को भी अगर आप जोड़ देंगे तो एनडीए 350 से 380 के बीच आसानी से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही जो पत्रकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, योगेंद्र यादव हो, जो कांग्रेस की लगातार सरकार बना रहे हैं, अगर आप उन्हें पूछिएगा तो वो आपसे यही पूछेंगे कि भाजपा की सीटें कहाँ बढ़ रही है, किस राज्य में सीटें बढ़ रही है। क्योंकि उन्हें उड़ीसा राज्य नहीं दिखता, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, उन्हें तेलंगाना नहीं दिखता। और जिस प्रकार से इस बार नरेंद्र मोदी ने साउथ में मेहनत की है, आप मान के चलें कि वोटिंग परसेंटेज भाजपा का तो अपना जनाधार बढ़ ही रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां इनका खाता नहीं खुला था, वहां वो निश्चित तौर पे अच्छा परफॉर्म करेगी। कल के वोटिंग में मैनपुरी में पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा वोटिंग हुई, तो इसका मतलब क्या भाजपा वहाँ जीत जाएगी? ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन अगर 2014-2019 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे साल दर साल भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, निश्चित तौर पे जो 4.5 लाख का मार्जिन था वो काफ़ी घट जाएगा। कुछ और सीटें हैं जिन पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन
बीएसपी जो इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का गणित वो भी बिगाड़ रही है और ओवरऑल जो अभी तक की वास्तु स्थिति बन रही है, इसमें जहां एक और इंडिया अलायंस यह सोचकर आश्वस्त हो रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका बेसिक आधार क्या है। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा सिमट रही है और इंडिया अलायंस सरकार बना रही है, और जिस प्रकार से समय बीत रहा है, जैसे जैसे चरणों में चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन गठबंधनों के साथियों द्वारा बयानबाजी हो रही है। वो खुद को सेल्फ गोल कर रहे हैं और लगातार एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को ये मौका दे रहे हैं कि खुले पिच पे आराम से आप बैटिंग कीजिए और कहीं ना कहीं अपने ही बातों में फंसकर बाद में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे और इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अभी जो स्थिति बनी है, इसमें इन 3 चरणों के हिसाब से जो ग्राफ थोड़ा सा गिरा था, तीसरे चरण में वो 2019 के मुकाबले क्रॉस कर रहा है और बाकी बचे हुए 4 चरणों में उम्मीद की जा रही है कि ये ग्राफ फिर से आगे बढ़ेगा। तो अभी तक की स्थिति यही दिखाई दे रही है। आगे जैसे जैसे चरणों में चुनाव बढ़ेंगे, किस दिशा में चुनाव जाएगा, इस पर भी आगे चर्चा होगी। आप सभी से आग्रह है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर से वही आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।